हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आज हम लोग आपके इग्नू एमए सोशियोलॉजी में जो आपका अपकमिंग एग्जाम है दैट इज MSOE 1 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। MSOE 1 के कुछ बेसिक एक दो लेक्चर आई गेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे, बट वो एक दो लेक्चर स्टार्टिंग के यूनिट के हैं, तो सिर्फ उनसे पढ़ के काम तो नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने पड़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं फाइंड आउट कर रही हूँ ये मैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर देख के जो रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है उनमें से ये क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको श्योर शॉर्ट करने ही करने हैं। आई नो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो वर्किंग है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पूरी पूरी बुक डिटेल में नहीं पढ़ी है, तो दिस वीडियो इज जस्ट टू हेल्प दोज स्टूडेंट जो आसान भाषा में सोशियोलॉजी को समझ पाए, जो बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग समझ पाए। और अगर वीडियोस से हेल्प मिलती है, समझ में आता है, तो वीडियोस देखने के साथ साथ थोड़ा सा आपको मतलब कष्ट देना है अपने हाथों को, और वीडियो मतलब यहाँ पे जो वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसे भी प्रेस करना है। ठीक है, अगर कोई नॉन फ्रेंड है जो साथ में मतलब सेम कोर्स परस्यू कर रहा है तो वहाँ पे वीडियो भी शेयर करनी है। आई एम नॉट सेइंग हर जगह शेयर करो, हर प्लेटफॉर्म पे डालो, मत डालो, सबके काम की चीज़ भी नहीं है ना। तो जो नॉन अगर कोई कर रहा है, आप किसी पर्टिकुलर इग्नू के ग्रुप से ही जुड़े हो तो वहाँ पे आपको शेयर करनी है, हर जगह आपको शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, व्यूज और लाइक का जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है यार, मतलब तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो 200 व्यू है किसी वीडियो पे, 300 व्यू है, मैंने माना चलो 100 बच्चों ने भी वीडियो देखी होगी, तो 100 लाइक एटलीस्ट 50-60 लाइक तो होने चाहिए। ये बातें मैं बार बार करती नहीं हूँ वीडियो में, ठीक है, बाकी आगे भी नहीं करेंगे, अभी कर लिया हमने ये बात, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने आप से। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करें दैट इज इवान इलिच जो है ये आपके एक क्या है, ये पर्टिकुलरली थिंकर्स होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में काम किया है। तो अलग से थिंकर्स का पूरा ना यूनिट ही है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो अभी जो इवान इलिच का क्वेश्चन है ना वो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। इवान इलिच ने कंसेप्ट दिया था डी स्कूलिंग सोसाइटी का, तो डी स्कूलिंग सोसाइटी के बारे में हम यहाँ पढ़ के चलेंगे। ये बुक इन्होंने 1971 में लिखी थी, जिसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, क्या करा था इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, क्रिटिसाइज मतलब कमियां बताई थी ऑफ मॉडर्न स्कूलिंग मेथड, ऑफ मॉडर्न स्कूलिंग मेथड, मॉडर्न स्कूलिंग मेथड की जो भी प्रॉब्लम थी वो इवान इलिच ने बताई थी इस पर्टिकुलर डी स्कूलिंग सोसाइटी की बुक में। अब थोड़ा सा इवान इलिच के बारे में जान लेते हैं। बाकी जो बातें इन्होंने बताई है ना बहुत सिंपल है, पढ़ने में ऐसा लगता है कितना मुश्किल है, कितना सारा कंटेंट है, बट ट्रस्ट में ये बहुत सिंपल सा टॉपिक लगेगा आपको। पहले कुछ फैक्ट है जो याद करने हैं, 5-6 बार इसको बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। तरीका होता है याद नहीं रहती चीजें, याद कैसे रहती हैं, छोटे पे ABCD कितनी बार बोलते हो, 2 की टेबल कितनी बार सुनाते हो, तब जाके चीजें याद होती है ना। तो यहाँ पे भी 2-2 3-3 बार बोलो, आसान तो कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कहाँ हुए थे, वियना में बॉर्न हुए थे 1926 में। ठीक है, 1926 में इनका जन्म हुआ, नॉट जन्म हुआ, एंड 2002 में इनकी डेथ हुई थी। ओके, तो ये वियना में 1926 में ये इनका जो था बर्थ हुआ था। इनकी मदर जो थी वो क्या थी, ज्वेश थी, जिस वजह से बाद में इनको थोड़ा सा आपको पता है ना ज्यूज वगैरह की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो चीज़ें भी इन्होंने फेस की। उसके बाद इन्होंने जो स्टडी थी, तो अपनी सेकेंडरी स्टडी जो इन्होंने करी वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस इन इटली में करी। कहाँ करी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस इन इटली। उसके बाद इन्होंने थियोलॉजी और फिलोसफी की पढ़ाई की, जो इन्होंने कहाँ पे करी है, इन्होंने जो पढ़ाई इन्होंने आगे ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी रोम में करी है, प्लस इन्होंने हिस्ट्री से डॉक्टरेट यानी PhD की डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्सबर्ग से। ये थोड़ी पढ़ाई के बारे में बात थी इनकी। फिर इनको अपॉइंट किया गया एज अ असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट, मतलब चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं, जो पादरी होते हैं, तो न्यूयॉर्क के चर्च में वो इन्हें अपॉइंट किया गया। 1956 तक इन्होंने ये जॉब की, एंड आफ्टर 1956 इन्होंने जो थी वाइस रेक्टर, जो कि कैथोलिक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, ऑफ पॉन्स इन प्योर्टो रिको में ये जगह थी, यहाँ पे इन्होंने ये पोस्ट जो थी वो ले ली थी। ठीक है, अब इन्होंने, ये तो इनकी पढ़ाई के बारे में बात हुई, ये क्या काम कर रहे थे ये बात हुई। अभी हमारा मेजर फोकस किस पे है, डी स्कूलिंग सोसाइटी। डी स्कूलिंग का इनका मतलब, सो देखिए, डी स्कूलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप सारे स्कूल एलिमिनेट कर दो, आप सारे स्कूल हटा दो सोसाइटी से, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम चल रहा है ना, आज भी आप और मैं, हम लोग बहुत मतलब अगर ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि आप जब देखो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एंड जब आप जॉब करने जाते हो, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हो, कहाँ चीजें काम आती हैं, कहाँ कॉस थीटा टेन थीटा आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ आपसे चीजें पूछी जा रही हैं, ये सारी जो भी आपने पढ़ी है वो कहाँ पे इम्प्लाई हो रही है, कहाँ पे काम आ रही है। तो वो इस तरीके की नॉलेज
ये चाहते थे कि इस तरीके की नॉलेज हो बच्चे की जो थोड़ा क्वालिटेटिव हो, प्रैक्टिकल फील्ड के बारे में हो। अब आज की डेट में ठीक है, ये तो आपको सिलेबस है, देखो आपको पढ़ना है, आपको नंबर लेने हैं, पढ़ना पड़ेगा, बट वहीं अगर मैं 3-4 चीजें एक्स्ट्रा बताने लगूँ अगर आपको, कि कुछ थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें सिखा दूं कि भाई ये चीज होनी चाहिए, इस तरीके से हमें काम करना चाहिए, सोसाइटी में ये चल रहा है, आप ये चीजें कर सकते हो, आप ये करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके लिए बेटर हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी चीजों की, तो आप फर्दर अर्निंग भी कर सकते हो उन चीजों से। तो ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है लोगों को, आपको लगेगा बकवास बात हो रही है, काम की बात करो, पेपर में तो नहीं आना ये सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो चीजें माइंड में सेट हो जाती हैं, हम उस एटमॉस्फेयर में पढ़ रहे हैं, उस तरीके से शुरू से अब तक पढ़ रहे हैं कि वही हमारे माइंड में सेट हो गया है। स्कूल में क्या होता है, करिकुलम करिकुलम करिकुलम, सिलेबस, करिकुलम इज सिलेबस, सिलेबस पे फोकस करो, सिलेबस नहीं खत्म हुआ, 4 चैप्टर रह गए, 5 चैप्टर रह गए हैं। लाइक अगर मैं चैप्टर वाइज वीडियो डालनी स्टार्ट करूँ तो आप बच्चों के कमेंट आएंगे ना, चाहे कितनी क्वालिटी पे फोकस करा जा रहा हो, सोचा जा रहा हो, डिटेल में दिया जाए कि चैप्टर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वाई? बिकॉज करिकुलम सेंटर्ड पढ़ाई होके रह गई है। तो यही जो था ये आपके इवान इलिच ने फील करा और बोला कि यार टीचर तो, और जो आपके स्कूल हैं, इंस्टीट्यूशन जो है, ये स्कूल हैं, ये क्या बन गए हैं, ये बिल्कुल क्या बन गए हैं, सेलर बन गए हैं, ये बेच रहे हैं पढ़ाई को। और इस बेचने खरीदने के धंधे में, इस बिल्कुल बिजनेस में भला जो हो रहा है वो सिर्फ अमीर आदमी का हो रहा है और एक गरीब आदमी इस चीज के बेनिफिट नहीं ले पा रहा है। तो ये पूरा कमोडिफिकेशन हो गया है और ये बिल्कुल इस कमोडिफिकेशन के अगेंस्ट थे। ये इस क्वांटिटेटिव नंबर की फॉर्म, रैंकिंग, बच्चा नर्सरी क्लास में आया नहीं, आपने मार्कशीट बनानी स्टार्ट कर दी, बच्चे की फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक देनी स्टार्ट कर दी, तो एक इंफीरियरिटी वाली फीलिंग ले आता है ना। जो बच्चा टॉप कर रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है, वो बच्चा बिल्कुल एक थोड़ा सा रहता है ना कि वो बच्चा थोड़ा सा क्या रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। लेकिन जो बच्चा नहीं कर पा रहा, स्लो लर्नर है, धीरे सीख पा रहा है, वहीं पे डिमोटिवेशन फैक्टर आएगा और वो बहुत छोटी एज से ही क्या होने लगेगा, वो जो माइंडसेट है बच्चे का वो वही होने लगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक होता है बैक बेंचर स्टूडेंट के लिए हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं जो बच्चे धीरे लर्न कर पा रहे हैं वो थोड़ा फील करते हैं टीचर उनके डाउट्स कभी सुनता नहीं है। आप लोगों ने मे भी फील किया हो अपने स्कूल टाइम में, जनरली उनके डाउट को एड्रेस नहीं किया जाता है, बहुत सीरियस नहीं लिया जाता। दोज हु आर गुड स्कोरर 99% ला रहे हैं, उन्हीं के डाउट को सीरियसली कंसीडर किया जाता है। या जो टीचर ने बोल दिया कि भाई सिलेबस के हिसाब से काम करना है, आपने कुछ सिलेबस से हटके कुछ पूछ लिया तो टीचर का आंसर होता है कि यार अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट लीव इट, विल नॉट आंसर दिस, सिलेबस खत्म करना है हमें पहले। तो ये सब चीजें हम आज भी फेस कर रहे हैं। जो डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात इवान इलिच ने तब की थी, ये आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बहुत लंबी बातें कर दी मैंने काफी कुछ बिना पढ़े समझा दिया आपको, दैट्स वाई। अब एक बार मैं जल्दी से रीडिंग कर देती हूँ तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे जब ये वहाँ पे आगे जॉब करने गए तो इनका इंटरकल्चरल सेंसिबिलिटी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अलग अलग कल्चर को ये क्या कर रहे थे, देख भी रहे थे। इनके अकॉर्डिंग स्कूल्स बिकम इंस्टीट्यूशन हु आर ओनली फोकस्ड टुवर्ड्स सेलिंग द करिकुलम। स्कूल वो संस्था बन चुके हैं जो सिर्फ करिकुलम बेच रहे हैं। और बाय डी स्कूलिंग द सोसाइटी, इनका मतलब ये नहीं था कि एलिमिनेट द स्कूल्स फ्रॉम द सोसाइटी, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने कहा था कि स्कूल जो है दे आर ओनली फोकसिंग और एम्फेसाइज द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। भाई आप रैंक, नंबर, परसेंटेज, कौन कितने नंबर लेके आया, इस चीज पे ही फोकस कर रहे हो, मतलब आप नंबर्स की बात कर रहे हो, आप क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हो। इन्होंने बोला कि स्कूल ओनली सेल करिकुलम एंड द डिस्ट्रीब्यूटर, जो ये चीजें बांट रहा है वो कौन है, टीचर है, क्योंकि हम ही तो आगे स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, टीचर है। डिलीवर द फिनिश प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, जो पीपल को यानी लोगों को क्या कर रहा है, फिनिश प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। देखो जनरली बीइंग अ टीचर, मैंने भी स्कूल में टीचिंग की है, मैं अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो क्या होता है, अब मेरी आदत रही है जैसे कि मैं तो टॉपिक के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी लाइफ में क्या करना चाहिए, इवन स्कूल टाइम में मैं प्लस माइनस बच्चों को लाइफ की चीज़ों के बैलेंसिंग द थिंग को लेके, फैमिली वैल्यूज को लेके कुछ ना कुछ बातें करती रहती थी। टॉपिक छिड़ जाता था तो मेरी बातें होती थी बच्चों से। ठीक है, सिलेबस से ज़्यादा समटाइम आई फील कि इन टॉपिक्स पे भी बात हो जाती थी मेरी, लेकिन आपको अलाउ नहीं किया जाता इफ़ यू वांट टू डू दिस। और आपका सिलेबस जरा सा भी 19-20 हो गया ना, तो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी मैनेजमेंट है, भाई ऊपर सर पे जो स्टाफ मतलब जो लोग बैठे हैं, दे वोंट अलाउ, वो तो आपको स्कोल्ड करेंगे, भैया सिलेबस क्यों नहीं कराया, आप टीचर हो, आप क्या कर रहे हो, अब तक टेस्ट बनाने थे, पेपर बनाना था। तो टीचर भी, अगर टीचर चाहे भी तो भी वो नहीं कर पाता, बिकॉज टीचर के पास में सारी पावर नहीं है। बिकॉज जो स्कूल होते हैं अकॉर्डिंग टू इवान इलिच, स्कूल भी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर चलते हैं एंड टीचर को उनके अंडर वर्क करना पड़ता है और स्टूडेंट वही सीख पाता है जितना टीचर आगे उन्हें डिलीवर करते हैं। बहुत देखो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा बोलने के लिए ज़्यादा होगा मेरे पास, तो वीडियो थोड़ी बड़ी रहा करेंगी शायद, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो द होल स्कूलिंग सिस्टम रिवॉल्व अराउंड रैंकिंग द स्टूडेंट। पूरे सिस्टम में स्टूडेंट की रैंकिंग की बात की जाती है, भैया जो अच्छा है उसको टॉप रैंक देंगे, बाकी रैंक कम देंगे। डी स्कूलिंग से इन्होंने फोकस करा कि हम चिल्ड्रन को प्रमोट करेंगे डी स्कूलिंग करने के बाद कि आप जो आप करना चाहते हो आप वो करो।
टू चूज व्हाट दे वांट टू लर्न। भाई आपको ये चीज़ सीखनी है। जैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसमें यही बात की जा रही है कि बच्चा ना 11th में हम ये नहीं देंगे कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गए, आप साइंस ले लो। नहीं, हम स्टूडेंट को चॉइस देंगे आपका किस में इंटरेस्ट है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज करो और एक कॉम्बिनेशन रेडी करो कि आपको ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जाना बैंकिंग और इस सब फील्ड में तो ले ली कॉमर्स, लेकिन अब माइंड में सेट कर दिया कि भैया विदाउट मैथ्स स्कोप नहीं है, तो मैथ्स लेनी पड़ी। ठीक है, उस टाइम पता नहीं था कि क्या करना है, यूपीएससी जैसी तैयारी करनी है या कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, कुछ भी लेके बैठ गए और अब बाद में फिर पूरी कंपटीशन के लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें स्कूल सिस्टम में आज भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं। क्लैरिटी नहीं होती। खुद देखो, आप लोग इग्नू से पढ़ रहे हो, कितनी क्लैरिटी मिलती है, कितनी टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या पता चलता है, क्या नोटिफिकेशन आती है, क्या सिलेबस की क्लैरिटी है, क्या मतलब आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई इस टाइम एग्जाम होना है। चलो एग्जाम तो फिक्स है, जून दिसंबर में होगा, अभी कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है, बट स्टिल कहाँ क्लासेस लगनी है, क्या लगनी है, आपको खुद ही बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के पता करना पड़ता है। राइट, तो ये सब चीज़ें बहुत है प्रॉब्लम्स अभी भी, आज की डेट में भी। तो ही सजेस्टेड री इन्वेंटिंग लर्निंग एंड एक्सपेंडिंग इट थ्रू आउट द सोसाइटी। हमें लर्निंग को री इन्वेंट करना है और पूरी सोसाइटी में इसको एक्सपेंड करके चलना है। फर्दर ही टॉक के ऐसे बहुत से, देखो स्कूल के अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो लोगों के व्यू जो है वो शेप करते हैं। आप घर से बहुत कुछ सीखते हो, आप अपने आसपास से बहुत कुछ सीखते हो, मतलब जो सोसाइटी है, जो नेबरहुड है, इस प्रोसेस को ही सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बच्चे बोला जाता है ना, बच्चे का पहला टीचर जो होता है वो उसकी मदर होती है, और जो पहला स्कूल जो होता है बच्चे के लिए वो उसका घर ही होता है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, बेसिक बोलना, आपस में कम्युनिकेशन करना, बेसिक चीज़ें बच्चा घर से ही सीखता है। तो ये पूरा क्या होता है, ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो स्कूल ही सब कुछ नहीं है, स्कूल ही एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो यहाँ पे ये रोल प्ले करके चलते हैं। तो द स्कूलिंग प्रोसेस ऑफ अ स्टूडेंट डिपेंड अपॉन द सोशलाइजेशन प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है। इनके अकॉर्डिंग स्कूलिंग पैटर्न जो है वो बेनिफिट ज़्यादा कर रहा है रिच पीपल को ही सिर्फ। ये इंस्टीट्यूशन सिस्टम के अगेंस्ट थे स्कूलिंग के, क्योंकि ये मानते थे कि जो टीचर जो है वो, मैंने अभी बताया आपको कि वो आपका जो अपर स्टाफ है, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लस गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, कि जो सर्कुलर आया है, जो तरीका आया कि भैया एमसीक्यू टाइप पेपर लेने हैं, अभी बच्चों के 10-12 के एमसीक्यू टाइप लेने हैं, इतना सिलेबस कट करना है, ये चीज़ करनी है, ये इंक्लूड करना है, ये नहीं करना। अब मुझे ये बताओ, जो सिलेबस कट हो गया वो चैप्टर अगर बच्चे के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर बच्चा पढ़ेगा? आपने तो काट दिया, ठीक है भाई, बच्चों के लिए अच्छा सोचा है, दैट इज ओके, ठीक है, बिल्कुल मान रही हूँ मैं, बट क्या बेनिफिट हो रहा है? आपको भी पता है कैसे ऑनलाइन पढ़ाई होकर चल रही है इस टाइम पे 10-12 के बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए। तो इट्स बेटर कि इससे अच्छा आप उनको कुछ आर्ट सिखाते, कुछ स्किल सिखाते, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हम बच्चों के साथ इनकलकेट कर सकते थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं। वो यही बोल रहे हैं कि टीचर खुद एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के अंडर काम करता है और स्टूडेंट तो एज पर टीचर फिर आगे जो सीख रहा है वो सीखेगा। इनके अकॉर्डिंग गुड एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक अच्छी एजुकेशन क्या कब कहलाएगी? जब वो पूरी सोसाइटी के लिए और सबके लिए अवेलेबल है। ये नहीं कि सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ पीपल को मिल पा रही है, पुअर सेक्शन को मिल ही नहीं पा रही है और एक सेक्शन उससे वंचित रह गया, उसको एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है। इट शुड नॉट बी प्राइवेट, एजुकेशन प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। प्लस एवरी स्टूडेंट हैज अ राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। भाई सबको ही अपने राइट प्रॉपरली क्या कर पाए, सबको राइट है अपना प्रॉपर एक्सप्रेस करने का। देखो जैसे अभी बच्चे वीडियो, मैंने भी टेलीग्राम पे एक वो शेयर करा ना, पोस्ट कमेंट किसी बच्चे का आया था कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर का बुक से 1-2 लाइन लिख के ही बता रहे हो, आप कुछ बता ही नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट हुआ वीडियो देख के। सो सबके अपने ओपिनियन है, दैट इज ऑल्सो वेलकम, क्योंकि मैं तो इग्नू के मटेरियल बुक लेके ही कंटेंट आपको कवर करा रही हूँ जहाँ मुझे लगता है। अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं, ठीक है, ये आप पॉइंट देखोगे, ये 4 पॉइंट ये आपको ना आपके इग्नू के कंटेंट में मिलेंगे, ये जो गुड एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव है, ना आपकी नीरज पब्लिकेशन के बुक में मिलेंगे, ना कोई और जो बुक आती है वहां कहीं मिलने वाले हैं आपको। आप चेक कर लो चाहे तो, आपके पास जो जो बुक अवेलेबल है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ऐसे अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे, कुछ कुछ पॉइंट डायरेक्टली अवेलेबल है जो मैं वहीं से पिक करूंगी कि भाई कंटेंट तो वही है, मैं भी तो वही मटेरियल फॉलो करूंगी। कुछ चीजें जो मुझे लगेंगी समझाने के लिए जरूरी है, दैट आई विल पिक, कि वो मैं एक्स्ट्रा पिक करूँ, ठीक है। बट स्टिल सबको अपनी बात बोलने का, सबको अपने डाउट रखने का, सबको अपनी एक्सप्रेस करने का बातें और फीलिंग्स, दैट इज द राइट, मतलब होना चाहिए राइट, ये बोला जा रहा है। प्लस ये बोलते थे कि भाई जो मशीन लर्निंग है उससे ज़्यादा कल्चरल वैल्यू पे फोकस करो, ये कल्चर को ज़्यादा फोकस करके चलते थे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी मल्टीपल टाइम आया हुआ है, तो चांसेस हैं अगर एग्जाम में आए, और मेरे अकॉर्डिंग बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत सारा कंटेंट मैंने इसके रिगार्डिंग आपको दे दिया है। वीडियो देख लो एक बार, कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो, अपनी तरफ से लिखने की कोशिश कर लो, थोड़े से पॉइंट। इवान इलेज के कैरेक्टर स्केच जो भी स्टार्टिंग डिटेल है वो तो पूरी याद ही करो, बाकी सब तो बना के भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में, कोई रट्टा मारने वाली बात इसमें है नहीं। ओके, और एग्जाम में फिर जिस हिसाब से माइंड चलता है उस हिसाब से तो हाथ बहुत तेजी में अपने आप चलने लगते हैं, पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो देख के जाओ सारी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। बाकी किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो वो भी आप इस वीडियो के अंदर जो है कमेंट कर सकते हो, आई ट्राई कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ।
Okay, so that's all for this video. Thank you for watching.